साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। इकोनॉमिक्स का डिस्क्रिप्टिव सेशन हम लोग चला रहे हैं और कल था पार्ट 1 इकोनॉमिक सिस्टम का पहला जो है कि पार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताया कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। आज के सेशन में हम लोग जो देखेंगे ये होगा हम लोग का इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज शुरुआत करेंगे कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कौन कौन है। साथियों, अर्थव्यवस्था को अगर अध्ययन की दृष्टि से कहा जाए तो सुविधा के लिए हम लोग 3 भागों में इसको बांट देते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। लेकिन वर्तमान में 5वां और 6ठा जो है कि भाग भी हो गया है, जो अभी उतना फेमस नहीं है, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे बाद में। पहले हम लोग आधार बनाते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में भी। किसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, किसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर और किसको कहते हैं टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सदैव सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। कैसे सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है ये नीचे हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। अब देखिए, पहला आप लोग का है प्राइमरी सेक्टर। पहला आपका है प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में अगर बात करें तो प्रकृति प्रदत्त यानी पूरी तरह से नेचुरल एस्पेक्ट्स वाली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी ये सारे प्राइमरी सेक्टर होते हैं। अर्थात कृषि से संबंधित गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के रूप में क्या है? कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है। वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री यानी वन लगा करके, फलदार वृक्ष लगा करके उससे फल प्राप्त करना, और माइंस यानी खनन। ये जितनी भी एक्टिविटीज होती है रिलेटेड, ये सारे आते हैं प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि इस पर हम लोग का जोर नहीं है। अगर एग्रीकल्चर का हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर अपने तरीके से ही होगा और इसमें किसी प्रकार का हमारा और आपका कोई जोर नहीं चलेगा। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है दोस्तों, इसको हम लोग बड़े आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ऐसे ही आते हैं कथन के रूप में। कह रहा है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अगर अधिक होगा तो वहां पर क्या होगा? अर्थव्यवस्था विकासशील दृष्टिकोण को दर्शाता है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अगर हम लोग वही बात करें दूसरा नंबर कि जब किसी अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि होती है तो वह अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होती है। अब इस बात को जरा हम लोग समझेंगे। एक प्रश्न जो है कि आया था एग्जाम में, वो ये था कि हाल के दिनों में भारत सरकार में किस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक बढ़ा है? तो ओब्वियसली आपका टर्शरी सेक्टर का। अब जरा हम लोग बात करेंगे तो चलिए, अब तीसरे जो है कि पॉइंट में हम लोग जो देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत में 55% ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में जो है कि लगे हुए हैं। अगर इसमें बात करेंगे उसके एडिशनल पार्ट को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो लगभग 60% से अधिक लोग जो है कि भारत में इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। अगर यही बिहार का बात किया जाए तो पिछले जो है कि आर्थिक सर्वे के अनुसार लगभग 76% लोग कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। अब इतना ही से आप समझ लीजिए कि विश्व स्तर पर विकसित देशों के रूप में हम लोग कहां खड़ा हैं, और भारत में बात किया जाए तो बिहार कहां खड़ा है। 76% लोग, ये डाटा आप लोग याद कर लीजिएगा। 64वीं बीपीएससी में एक बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान में रखना होगा। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में। द्वितीय क्षेत्र कह रहा है सेकेंडरी सेक्टर। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त उत्पाद होगा, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल कहेंगे यानी कच्चा माल कहेंगे, तथा मशीनों की सहायता से उत्पादन किया जाएगा। ध्यान रखना है, मशीनों की सहायता से जो उत्पादन किया जाएगा उसकी बात कर रहे हैं हम। तो मशीनों की सहायता से जो उत्पादन किया जाएगा उसमें 2 प्रक्रियाएं होंगी। पहला प्रक्रिया तो विनिर्माण होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। यह एक अनिवार्य घटक होगा और इसके संबंध में विभिन्न प्रकार के उद्योग शामिल होंगे। इसलिए इसके यानी सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो है कि 2 बातें आती हैं, वो क्या क्या है? तो एक है आपका विनिर्माण। यहां ध्यान रखेंगे तो विनिर्माण मतलब कोई वस्तु बने, और विनिर्माण सदैव अस्थायी होगा। ध्यान से समझिएगा, मैन्युफैक्चरिंग जब होगा सदैव अस्थायी होगा, क्योंकि अगर जूता बना है कानपुर में और कानपुर में ही जूता रह जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। कानपुर में से उठ करके पटना में आएगा, भागलपुर में आएगा,
बनारस में आएगा तब नहीं बिकेगा। उसी प्रकार से मोबाइल हो गया, कपड़ा हो गया, ब्रेड हो गया, जितने भी वॉच हो गए, कपड़े, ये सारी चीजें जो हैं ये विनिर्माण के अंतर्गत आती हैं। जबकि निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सॉरी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आपका भवन है, ये सदैव अस्थायी होगा। कभी आप सुने हैं कि एक भवन आज यहां बना तो इसको जो है कि 20 साल बाद उठा करके कहीं और लेकर जाना है, नहीं। उसी प्रकार से पुल, पोर्ट मतलब जो है कि आपका हो गया बंदरगाह, और एयरपोर्ट यानी आपका एयरपोर्ट जहाज वाला, वायुयान वाला, ये सारे जो होते हैं ये आते हैं निर्माण के क्रम में। उसी प्रकार से एक प्रश्न आता है हमेशा, वो ये हो गया कि विद्युत और गैस, विद्युत और गैस ये है, ये विनिर्माण के अंतर्गत आता है। विद्युत और गैस विनिर्माण के अंतर्गत आता है। कुछ नोट पॉइंट में महत्वपूर्ण बातें हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए द्वितीयक क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों को श्रम के प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान से समझेंगे, हम अभी बोले कि द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र होगा तो जाहिर सी बात है कि भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, और उसके बाद आपको श्रमिक चाहिए। तो श्रमिक को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है कुशल श्रमिक, जिनको हम लोग कहते हैं व्हाइट कलर जॉब, ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरा समझ लेंगे। और एक होता है अकुशल श्रमिक, ब्लू कलर जॉब। अगर प्रश्न कहा जाए हिंदी में, अगर इसको लिख दिया जाए कि भारत की औद्योगिक क्षेत्र इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि उनमें व्हाइट कलर जॉब की संख्या अधिक है, ब्लू कलर जॉब की संख्या अधिक है, दोनों की संख्या अधिक है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आप कहेंगे कि ये शब्द कौन सा आया, तो आज ध्यान से समझ लीजिएगा। व्हाइट कलर जॉब यानी पूरी तरह से एकदम इनका हाथ फ्रेश है, फ्रेश है मतलब ये टैलेंटेड हैं, ये स्किल्ड हैं। ब्लू कलर मतलब हो गया ठीक उसका उल्टा, यानी इनका हाथ फ्रेश नहीं है, ये स्किल्ड नहीं है। ये बात दोनों आप लोग को हो सकता है कि नया चीज आया होगा, इसको जरूर आप लोग जो है कि समझिएगा। व्हाइट कलर जॉब को हम लोग कहते हैं स्किल्ड, और ब्लू कलर जॉब को हम लोग कहते हैं अनस्किल्ड। अब आते हैं हम लोग तृतीय क्षेत्र में। अगर हम लोग द्वितीय क्षेत्र का बात करें तो लगभग जो है कि हमारे भारत का अर्थव्यवस्था का कुल अगर बात करें तो लगभग जो है कि 30%, लगभग कितना 30% जो है कि जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कभी 1% आगे पीछे होते रहता है। अब आ जाते हैं आपका तृतीय क्षेत्र में। तो यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन की गतिविधियों में सहयोग करता है और स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। ये शब्द को पहले बढ़िया से समझेंगे। तृतीय क्षेत्र एक ऐसा है जो न तो कच्चा माल है और न तो विनिर्माण करता है, लेकिन ये दोनों को जो है कि सहयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुजफ्फरपुर में लीची हुआ, दरभंगा में आम हुआ, बिहार के अगर संदर्भ में बात किया जाए तो दरभंगा का आम दरभंगे में रह जाए, कहीं आए जाए न, तो क्या होगा, फिर कोई मतलब नहीं होगा उसका। तो परिवहन के माध्यम से उसको सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा और इसके बाद वह एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगा तब द्वितीय क्षेत्र के अनुरूप बनेगा। तो इसी में हम लोग जो है कि देखते हैं, चूंकि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे व्यापार हो गया, जैसे क्या हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, बीमा पॉलिसी हो गया, बीमा हो गया आपका, उसके बाद संचार हो गया, भंडारण यानी स्टोरेज हो गया, होटल रेस्टोरेंट, ये सारे जो है कि आते हैं सर्विस सेक्टर में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ बातों का। हमने बोले थे आपको कि अभी हम लोग 3 क्षेत्र देखे हैं, चौथा और 5वां क्षेत्र भी है। उपरोक्त 3 क्षेत्रों के अलावे वर्तमान संदर्भ में चौथा क्षेत्र और 5वां क्षेत्र भी विद्यमान हुआ है, यानी पुराने नोट्स आपके पास होंगे उसमें आप लोग इसको ऐड कर लेंगे। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठें, हम आपको इस बात का जरूर विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप कहीं भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े होंगे तो आपको इकोनॉमिक्स हम ऐसे ही पूरा पढ़ा देंगे और आपसे प्रश्न भी बनने लगेगा। क्योंकि स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। आप उसको अपने दिनचर्या व्यवहारिक दृष्टिकोण में अगर आप अपनाएंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए तो साथियों हम लोग देखते हैं चतुर्थ क्षेत्र। तो आप लोग देखें कि जितने भी
नेचुरल एस्पेक्ट्स होंगे वो प्राइमरी सेक्टर होंगे, उनका वैल्यू एडिशन होगा यानी वस्तु बन जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा तो द्वितीय क्षेत्र होंगे, उनको सहयोग जो करेगा वो तृतीय क्षेत्र होगा। चतुर्थ क्षेत्र क्या है? इसके अंतर्गत एक नया आया है ज्ञान एवं नवाचार, इनोवेशन, स्किल्ड, ऐसी आधारित सेवाओं को जिसमें शामिल किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड चतुर्थ क्षेत्र, यानी चौथा क्षेत्र ये नया जुड़ा है। पंचम क्षेत्र हम लोग देखते हैं, पांचवां क्षेत्र क्या है? तो पांचवां क्षेत्र है साथियों, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उच्चतम स्तर पर निर्णय की प्रक्रिया से जुड़ी सेवाओं को शामिल किया जाता है। जैसे वैज्ञानिक कोई शोध होगा, इसरो का, डीआरडीओ का, उच्च स्तर का व्यवसायिक कोई अधिकारी होगा, या ई लर्निंग या एआई, सुने होंगे ना आप, नाम आया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आदि जो होंगे, इन सेवाओं को हम लोग जो है कि गोल्ड कलर जॉब कहते हैं। एक नया शब्द आया, ध्यान से 3 शब्द जो है कि आप समझ लीजिए। एक हो गया व्हाइट कलर जॉब, व्हाइट कलर जॉब, कौशल श्रमिक को कहा गया, ये हो गया ब्लू कलर जॉब, ये हो गया अप्रशिक्षित अकुशल श्रमिक के लिए, और बड़े बड़े स्तर पर जो निर्णय लिया जाएगा उसको कहा जाएगा गोल्ड कलर जॉब। ये नया शब्द आप समझेंगे। हमने जो है कि पिछले क्लास में आप लोग को बताया कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहां पर आप लोगों को अब ये जानने की जरूरत है डीपली कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही क्यों है। तो साथियों, यहां पर थोड़ा सा मेंस वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि बीपीएससी जीएस2 पार्ट 2 इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल का जो सेशन होता है वो मेरे द्वारा जो देखा जाता है अन्य जगहों पर, उसी में हमने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, और इसमें टॉपिक का नाम है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों। साथियों, मेरा भारत जब स्वतंत्र नहीं था तब हमारी आर्थिक स्थिति उस समय भी अच्छी नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई, उसके बाद अंग्रेज हमको बहुत सुखी संपन्न छोड़ करके गया था। हर क्षेत्रों में सबसे पहले कहीं ना कहीं अराजकता थी, अशिक्षा थी, गरीबी थी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी। तब जो है कि भारत सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, प्राइवेट लोगों को लाना भी जरूरी है, साथ ही साथ सामाजिक कल्याण के कार्यों को भी बल देना बहुत जरूरी है। इसी संदर्भ में मेरे साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। उसी में कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं। पहला पॉइंट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण भारत सरकार ने निर्णय लिया कि मुझे मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत आगे बढ़ना है। भारत के पास वित्त और संसाधन दोनों का अभाव था। एक कारण एक और रहा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रमोट किया। कह रहा है कि गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कल्याणकारी गतिविधियों को आगे बढ़ावा देना था। भारत में सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से विकास को आगे बढ़ाना था। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए जो है कि प्राइवेट लोगों को भी शामिल करना था, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग बने। साथ ही आगे जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास को गति देने के लिए भी इसको अपनाया गया। देश की आम जनता तक गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का पहचान करने हेतु इसको अपनाया गया। निजी क्षेत्र को तकनीकी और पूंजी का उपयोग का अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी मिश्रित अर्थव्यवस्था लाया गया। अब यहां पर जरा हम लोग रुकेंगे। आगे बढ़ने के क्रम में आप लोगों को साथियों हम बता दें कि वर्तमान में अगर हम लोग कहें तो कुछ नए चीजें आकर के जुड़ी हैं। वर्तमान संदर्भ में विकास की अवस्था के आधार पर विश्व के देशों को अब एक नए दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जिसको जो है कि 4 श्रेणियों में बांटा गया है, और उसमें दुनिया के देश कह करके पुकारा जा रहा है। जैसे पहली दुनिया का देश, दूसरी दुनिया का देश, तीसरी दुनिया का देश, चौथी दुनिया का देश। अब हम लोग देखते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी दुनिया का जो देश है ये क्या है। तो आइए, पहला है आपका पहली दुनिया का देश। साथियों इसको देखेंगे हम लोग। अब ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा सरल जो है कि भाव में हम कहीं पढ़ाए हुए हैं, और उसी का नोट्स आप लोगों के सामने पीडीएफ के रूप में, क्योंकि हम लोग बार बार बोलते हैं कि अभी हम लोग के पास संसाधन बड़ा सीमित है। आप लोग के सहयोग से एक ऐसा वक्त आएगा कि सारा जो है कि आपका टाइपिंग में, कलर्ड में आएगा। बड़े जल्द आप लोग को हम फिगर के साथ, यानी हम स्वयं भी दिखेंगे और उसमें आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी इसी से हम लोग जो है कि कंटेंट बेहतर है, इंतजार मुझे भी है कि आप लोगों को हम सामने से जो है कि कंप्लीटली सारे कंटेंट प्रस्तुत करें,
तो मेरे साथियों, आप लोग के कोऑपरेशन की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। लाइक करें या ना करें, आपको अच्छा लगेगा आप लाइक करेंगे, नहीं तो मुझे इसकी कोई जो है कि फर्क नहीं पड़ता है कि आप लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खैर आइए, पहली दुनिया का देश, ये बड़ा ध्यान से समझिएगा। जो विकसित देश थे उन्हीं के समूह को कहा गया पहली दुनिया का देश, यानी उनके जो सही चीजें हैं, रहन सहन, उच्च गुणवत्ता भोजन, उसके बाद शिक्षा, रोजगार, औद्योगिक, तकनीकी, पूंजी प्रधान, ये सारी चीजें जो है उन्होंने अपने उस जो है कि मुकाम को हासिल कर लिया है, जो एक सही आदमी को जिंदगी जीने के लिए जो है कि बड़ा पर्याप्त होता है। ध्यान से समझेंगे, यह एक विकसित देशों का समूह है जहां औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया पहले से प्रारंभ हो गई थी, जिन्हें पहली दुनिया का देश कहा जाता है, जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अगर सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो ये सारे देश जो थे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। उसके बाद इन लोगों ने काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के बाद बोला कि कुछ हासिल नहीं होगा, तब इन लोगों ने जो है कि तीव्र गति से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। हालांकि ब्रिटेन में अगर बात करें तो ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के मध्य में ही जो है कि औद्योगिकीकरण लगभग शुरू हो गया था और समस्त जो है कि ये विकसित देशों के ऊपर जो है कि प्रभाव डाला। साथियों, हम लोग बात करते हैं दूसरी दुनिया का। तो दूसरी दुनिया का अगर देश का बात करें तो जरा यहां पर हम लोग देखते हैं विभिन्न देशों का वह समूह जो प्रशासित होगा, यहां सॉरी प्रशासित है, प्रकाशित नहीं, हमसे ही थोड़ा सा गलती पढ़ा दिया। कह रहा है कि जो है कि प्रशासित कीमत व्यवस्था को अपनाते हुए इन्हें दूसरी शब्दों में समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा नियंत्रण में जो है कि सारी चीजें चलती हैं, उसको हम लोग दूसरी दुनिया का देश कहते हैं। लेकिन वर्तमान में दूसरी दुनिया के देश से लोग बाहर निकल गया है। अब आते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। यहां है पूर्व सोवियत संघ और वर्तमान में चीन के कुछ ऐसी क्रियाकलाप होते हैं जो दूसरी दुनिया के देश को इंगित करता है। तीसरी दुनिया का देश अगर कहें तो इसके अंतर्गत एक ऐसी अर्थव्यवस्था शामिल की गई है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे और यहाँ सामान्यतः मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। ध्यान से समझिएगा, अपना भारत तीसरी दुनिया का देश है। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, साथ ही साथ इंडोनेशिया कहेंगे, ब्राजील कहेंगे, श्रीलंका कहेंगे, थाईलैंड, ये सारे जो है कि तीसरी दुनिया के अंतर्गत आते हैं। चौथी दुनिया के अंतर्गत आने वाले देश को हम लोग जरा देखते हैं। ये हो गया आपका चौथी दुनिया का देश। उन देशों का समूह जहां विकास की प्रगति की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है और इसके अंतर्गत अधिकांश अफ्रीकी देशों को शामिल किया जाता है। यानी जितने भी अफ्रीकी कंटिनेंट के जो कंट्री हैं वो जो है कि इसमें शामिल हैं। अब नोट पॉइंट में जरा देखा जाए तो नोट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, उपरोक्त चार दुनिया के अलावे एक अर्थव्यवस्था और भी प्रचलित हुई है जिसका नाम दिया गया है उभरती हुई अर्थव्यवस्था। ये एकदम लेटेस्ट बात है, लगभग 4-5 साल पहले ये सब प्रचलित हुआ। कह रहा है जिसके अंतर्गत चीन आएगा। ऐसा नहीं है कि तीसरी दुनिया का देश नहीं आएगा। चीन हो गया, भारत हो गया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, हमने आपको बोला इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर का बात करेंगे, ये सारे, थाईलैंड, ये सारे देश जो है कि आने वाले समय में अपनी जो है कि विकसित आधार को प्राप्त करने जा रहे हैं। इसीलिए इसको जो है कि कहा गया जो है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था। इसमें अब इस चैप्टर में हम लोग जो है कि आगे आर्थिक सुधार देखेंगे। थोड़ा सा अगर इसको आज शुरू करेंगे तो यह जो है कि बड़ा लंबा चल जाएगा वीडियो, लेकिन हम चाहते हैं कि छोटे छोटे वीडियो के रूप में ही आप लोग इसको समझें। आर्थिक सुधार में हम लोग जो सरकार द्वारा 1991 में 24 जुलाई 1991 को जो एलपीजी किया गया, उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सामान्य रूप से नहीं, हम लोग मेंस के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये पिछला एक सेशन और आज का जो सेशन है ये आपको काफी अच्छा लगा होगा और इजी भी लगा होगा। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे ही पूरे इकोनॉमिक्स को हम हंसते खेलते और आप लोगों के साथ बिता करके खत्म कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। डिस्क्रिप्टिव के अलावे एक सेशन हम ऑब्जेक्टिव का भी जो है कि चलाएंगे। थोड़ा सा जो है कि आपको तो बार बार बोल रहे हैं कि सीमित संसाधन, हमारी छोटी टीम है, तो हम लोग जो है कि सब कुछ को ध्यान में रखते हुए इस जो है कि वीडियो को आपके माध्यम से आपके पास पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है कि अगले सुधार में आते हैं।
यहाँ पर जो है कि आपका ये हो जाएगा पार्ट 3, और पार्ट 3 में आर्थिक सुधार से संबंधित और पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हम कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। सबसे पहले ध्यान से बात समझें, सबसे पहले स्वास्थ्य, उसके बाद पढ़ाई, तब दुनिया जहान, क्योंकि पहले जान है तभी जहान है। बहुत बहुत धन्यवाद।